अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे जो वीडियो भेजा था उसमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इस चैप्टर के बारे में जर्नल एंट्रीज से स्टार्ट किया था। जर्नल एंट्रीज आप लोग को एक्सप्लेन किया था मैंने दो स्टेप्स के बारे में, जिसमें पहला स्टेप जो था वो था ओल्ड रिजर्व के बारे में। जो ओल्ड रिजर्व पार्टनरशिप फॉर्म में जमा करके रखा जाता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। प्रॉफिट हो तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लॉस हो तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। सेकंड स्टेप जो मैंने आप लोगों को बताया था वो था गुडविल के बारे में, कि गुडविल हम लोग को रेज करना होता है। रेज करने के बाद में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के ऊपर डिसीजन होता है। रेज करने के बाद उसको राइट ऑफ करना है या नहीं करना है, और रेज करेंगे तो किसका, जैसा कि गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल रेज ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, दोनों में ऑप्शन होता है, और फिर राइट ऑफ करना। वो दो स्टेप की एंट्रीज आप लोग को मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका था। अब मैं उसी के आगे कंटिन्यू करता हूं, जो कि है तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हम लोग देखते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। स्टेप नंबर सी, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एसेट एंड लायबिलिटीज। एसेट एंड लायबिलिटीज, हम लोग जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके एसेट्स और लायबिलिटीज जो फर्म में होते हैं वो फर्म के एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने का मतलब ये होता है कि जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो पार्टनर को शेयर करना पड़ेगा। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसा कि यहाँ पर एंट्रीज में आप लोग एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। नंबर 1, इट मे बी देयर इज अ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। नंबर 1 एंट्री, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई, तो डिक्रीज का मतलब होता है कि वैल्यू कम हो गई। कम होने के अलग अलग नाम हैं। एसेट की वैल्यू कम होती है तो पहला नाम जो होता है वो होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हुआ है इसलिए वैल्यू की डिक्रीज हो गई। ठीक है, डेप्रिसिएशन। दूसरा होता है कि एसेट की वैल्यू रिवाइज की गई है, रिवाइज कर दी है। पहले एसेट की वैल्यू ज्यादा थी लेकिन अब एडजस्टमेंट पे वैल्यू कम करने बोल दिया है। तीसरा नाम होता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स करने के लिए कह दिया जाए, डेटर्स के ऊपर बैड डेब्ट्स है, वो भी एसेट में लॉस ही होता है। इस तरह से मैंने ये कुछ एग्जांपल दिए हैं कि इन तीनों में एसेट की वैल्यू हमेशा कम हो जाती है। तो जब एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो वो हमारे लिए हमेशा लॉस होता है, और लॉस के हिसाब से जब हम एंट्री पास करते हैं तो एंट्री आएगी कुछ इस तरह से। हम लोग एंट्री पास करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जैसा इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियरली ये चीज कहा था कि हम लोग 3 अकाउंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। एक होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर कैपिटल, और तीसरा गुडविल। तो रीवैल्यूएशन के लिए कहा गया था कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है जो हम लोग बनाते हैं, जिसमें प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड करना होता है। तो अभी फिलहाल ये हमारे लिए लॉस है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखा गया। आप लोग इसका दूसरा नाम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। अब इसी का अपोजिट सेकेंड एंट्री है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू बढ़ गई, जैसा मैंने डिक्रीज के लिए बताया डेप्रिसिएशन, तो यहां पे हो सकता है एप्रिसिएशन। फिर दूसरा नाम वहां पे तुम लोग को बताया था आरडीडी। आरडीडी बैड डेब्ट्स, यहां पे गुड डेब्ट्स हो सकता है। ठीक है। और रिवाइज तीसरा नाम बताया था। वैसे यहां पे रिवाइज करेंगे तो वैल्यू बढ़ भी सकती है। अगर बढ़ जाती है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है। एंट्री आएगी कुछ इस तरह से, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट।
ये दोनों एंट्री अपोजिट फैक्टर में आती है। एक जगह पे हमको लॉस हो रहा है और दूसरी जगह पे हो रहा है हमको प्रॉफिट, दोनों एसेट्स के ऊपर ये। ठीक है, याद रखना है, अगर लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होता है और अगर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन को हमको क्रेडिट करना है। ठीक है, अब तीसरी चीज होती है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई। लायबिलिटी की वैल्यू नॉर्मली कम होती नहीं है जल्दी, लेकिन कभी कभार क्रेडिटर्स या बिल पेएबल हमको डिस्काउंट देते हैं, हमसे कम पेमेंट मांगते हैं, तो वो हो जाता है प्रॉफिट हमको। दैट इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। क्रेडिटर्स ने माफ कर दिया, क्रेडिटर्स ने हमको डिस्काउंट दे दिया है, रिड्यूस कर दिया अमाउंट, नॉट पेएबल, पे नहीं करना है, तो ये सब हमारे लिए प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के टाइम पे हम एंट्री पास करेंगे लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसा मैंने आप लोग को पहले बोला कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो क्रेडिट करना है, यहाँ पे लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स कम हो गया, हमारा फायदा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखते हैं। किस चीज के ऊपर प्रॉफिट हुआ है तो मैंने बता दिया लायबिलिटीज। अच्छा, एक और चीज होती है नंबर 4, दैट इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई। नॉर्मली लायबिलिटी डायरेक्टली बढ़ती नहीं है, लायबिलिटी डायरेक्टली कभी बढ़ती नहीं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि सम ऑफ द एक्सपेंस आर पेएबल नॉट पेड फॉर विच वी हैव टू मेक अ प्रोविजन। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि हमने पे नहीं किया, हमको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, हम आज की डेट में उसके लिए पैसा साइड में निकाल के रखते हैं, प्रोविजन करके रखते हैं, इसलिए उसका नाम रखते हैं इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ गई, फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। जब फ्यूचर में पे करना पड़े तो आज की डेट में तो मेरे लिए लॉस है, लॉस है, इसीलिए मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। लॉस और प्रॉफिट, ये 4 एंट्री में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया कि एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट है या लायबिलिटी की वैल्यू गिर गई तो प्रॉफिट है। ये दोनों एंट्री नंबर 2 और 3। प्रॉफिट के टाइम पे रिवैल्यूएशन होता है क्रेडिट, और जिस चीज के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है हम लोग नाम लिख देते हैं डेबिट पे। और एसेट की वैल्यू गिर जाना या लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाना, नया लायबिलिटीज इनकर होना, ये सब क्या अपने लिए लॉस। लॉस के लिए आएगा रिवैल्यूएशन डेबिट में फर्स्ट एंट्री, 4th एंट्री, और क्रेडिट में बताएंगे हम लोग रीजन वाई, क्यों लॉस हुआ। तो ये 4 एसेट्स और लायबिलिटीज की एंट्री हुई। एक और एंट्री जो है वो है एसेट सेल करने की, दैट इज एंट्री नंबर 5, सेल ऑफ एनी एसेट। सेल ऑफ एनी एसेट बहुत रैंडमली कम बार ऐसा होता है कि हम एसेट को मार्केट में बेच देते हैं, सेल कर दिए। तो जब हमने मार्केट में एसेट बेच दिया तो उसके बदले में हमको कैश मिलता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। हमको बताना पड़ेगा एसेट के ऊपर मिला, लेकिन ये भी देखना होता है हमको कि अगर प्रॉफिट हुआ है एसेट को बेचने पे तो हमको रिवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखना होगा, और अगर लॉस हुआ है एसेट को बेचने पे तो हम लोग को रिवैल्यूएशन लिखना पड़ेगा डेबिट में। हम लोग कोई भी चीज बेचें तो ये कंपेयर करते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। प्रॉफिट के टाइम पे रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में लिखें और लॉस के टाइम पे रिवैल्यूएशन को डेबिट में लिखें। सेपरेट एंट्री भी पास कर सकते हैं और कंबाइंड एंट्री भी पास की जा सकती है। सेम वैसे ही एक और एंट्री जो है नंबर 6, दैट इज पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी को कभी किसी पार्टनर ने या फर्म में से पे कर दिया। पे करने का मतलब होता है कि तुम सामने वालों को कैश दे रहे हो, तो जब हम पेमेंट करते हैं पैसा जा रहा है, इसलिए लिखेंगे लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये दोनों भी एंट्री देखेंगे तो अपोजिट है। एक तरफ पैसा हमारे पास आ रहा था एसेट बेचने पे, इसलिए लिखे कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट,
और दूसरी तरफ पैसा हमारे पास से जा रहा है। तो जब पैसा हमारे पास से जाता है तो हम लोग लिखते हैं टू कैश अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। और एक लास्ट एंट्री, समटाइम्स, बहुत रैंडमली, बहुत ही कम बार ऐसा होता है, एनी ऑफ द एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर। कोई भी एसेट एक पार्टनर टेक ओवर करने को तैयार हो जाता है, उसको लिखते हैं एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। पार्टनर ने अगर कोई भी एसेट टेक ओवर किया है तो वो एंट्री आएगी। पार्टनर इज रिसीवर, पार्टनर रिसीवर है, इसलिए हम लोग लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। हम लोग लिखेंगे पार्टनर का नाम। यहाँ पे मैंने ऑल पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर का नाम नहीं लिखा, क्योंकि सबके नाम पे नहीं जाएगा। सिर्फ रिटायर हो रहा है उसके नाम पे नहीं जाएगा, या कंटिन्यू कर रहे हैं उनके नाम पे नहीं। पार्टनर कैपिटल, जिसने टेक ओवर किया उस इंडिविजुअल पर्सन का नाम आएगा पार्टनर के नाम पे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर लिखें टू एसेट अकाउंट। यहां पर भी हमको ये ध्यान देना होगा कि अगर पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है तो हो सकता है हमको प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगेन, प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड, और लॉस है तो रिवैल्यूएशन लिखना पड़ेगा डेबिट साइड। इस तरह से हम लोगों को एंट्री सेल करने के टाइम पे या टेक ओवर करने के टाइम पे देखना पड़ेगा प्रॉफिट या लॉस, और प्रॉफिट लॉस के हिसाब से हम लोग को नॉमिनल रूल के हिसाब से पूरा फॉलो करना पड़ेगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं डी पार्ट। तो चौथा हिस्सा जो है वो चौथा हिस्सा होता है पार्टनर से रिलेटेड। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं, उस बारे में फिर एंट्री पास करते हैं कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के टाइम पे हमको उसका पैसा पे करना पड़ता है। पैसा पे करेंगे तो किस तरह से पे करेंगे? पार्टनरशिप फर्म मस्ट हैव इनफ मनी टू पे हिम। इफ वी डू नॉट हैव मनी, सो पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर विल कंट्रीब्यूट सम अमाउंट। जब रिटायरिंग पार्टनर है, जा रहा है बिजनेस छोड़ के, तो उसको पैसा पे करना है। अब पैसा पे करने के लिए हमारे बिजनेस में इतना कैश अवेलेबल होना चाहिए। अगर कैश अवेलेबल नहीं है तो पहला ऑप्शन ये आता है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर को कैश लाना होगा। कैश अगर वो लोग ले आते हैं तो उसके लिए एक एंट्री आती है। फिर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसको कैश पे किया जाता है, वो सेकेंड एंट्री है। जो रिटायरिंग पार्टनर है वो पैसा ले जाएगा। और तीसरी चीज होती है कि अगर फिर भी हमारे पास शॉर्टेज है मनी का, तो हम लोग वो पैसे को लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये तीन चीजें, तीन एंट्री, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, दूसरी एंट्री होती है कैपिटल पेड टू रिटायरिंग पार्टनर, और तीसरी एंट्री होती है अमाउंट ट्रांसफर टू लोन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ये तीन एंट्री में से कोई भी एंट्री आती है वो हम लोगों को पास करनी पड़ती है। तो हेडिंग लिखता हूं, एंट्रीज ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल के एंट्रीज, जिसमें पहला है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर। जिस पार्टनर ने भी पैसा लाया है तो उस पार्टनर का नाम आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट। हम लोग एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पैसा आया है इसलिए हमने पास कर दिया कैश अकाउंट डेबिट। अगर वो लोग चेक से लाते हैं या कोई और मोड से लाते हैं तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कैश ना लिखते हैं वहां पे लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट, और जिस पार्टनर ने लाया है उस पार्टनर के नाम पे आएगा। सेकेंड एंट्री जो होती है वो होती है अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल पेड
टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को हमने कैपिटल का अमाउंट पे किया, पे करेंगे तो एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने उनको पे कर दिया, पैसा गया, इसलिए कैश क्रेडिट में हो गया और पार्टनर का नाम आ गया डेबिट। और तीसरी एंट्री, अगर हम पे नहीं कर पा रहे हैं तो वो अमाउंट कैपिटल का ट्रांसफर किया जाता है लोन में, तो उसके लिए एंट्री आएगी अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल ट्रांसफर टू लोन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट पे ना करते हुए हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया है, तो एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। इस तरह से ये तीन एंट्री है फोर्थ स्टेप में। पार्टनर लोगों ने पैसा लाया है तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर को कैश पे किया जा रहा है तो लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर पे ना करते हुए लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं तो एंट्री आएगी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। बहुत सारे क्वेश्चन में ये साइलेंट होता है कि रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है या लोन में ट्रांसफर करना है, तो इट इज एज्यूम्ड अगर पे नहीं कर रहे हो, कहीं पे भी क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो ये मान के चलो कि हमको लोन में ट्रांसफर करना ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो अराइज होगा फ्यूचर में उसका सॉल्यूशन आपको बता दिया मैंने कि अगर पेमेंट के बारे में कोई सेंटेंस नहीं कहा गया है तो हम जबरदस्ती उनको पेमेंट नहीं करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि अमाउंट ऑफ कैपिटल इज ट्रांसफर टू लोन। अच्छा, अब लास्ट कॉन्सेप्ट ये है जर्नल एंट्रीज में कि पूरा क्वेश्चन एंड हुआ, पूरा क्वेश्चन एंड होने के टाइम पे हमने बीच में एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू रिवाइज किया था। रिवाइज करने पे प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, वो प्रॉफिट या लॉस करंट एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज करने पे पार्टनर में ट्रांसफर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको एंट्री पास करनी पड़ती है, जो कि है स्टेप नंबर लास्ट ई पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट या लॉस का वो एंट्री हमको पास करनी पड़ेगी, जिसमें दो एंट्री है, आइदर प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, या तो हमको होगा प्रॉफिट या तो हमको होगा प्रॉफिट या तो हमको होगा लॉस। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के टाइम पे हम लोग एंट्री ट्रांसफर करने के पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जितना भी प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का वो सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यह डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में पार्टनर रिटायर होगा। और लास्ट ऑप्शन है कि हमको लॉस हो सकता है, तो जब लॉस होता है तो लॉस होने के टाइम पे हम लोग पास करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन करने की एंट्री ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरह से हम सेकेंड एंट्री लॉस की पास करेंगे कि लॉस है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इस तरह से हमारी एंट्री कंप्लीट होगी। तो टोटल जर्नल एंट्रीज यहां पर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था 5 अलग अलग स्टेप में। स्टेप बाय स्टेप आप लोग उसको याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगी। पहला स्टेप ए, जो कि मैंने कहा था ओल्ड रेजो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस, और पुराना प्रॉफिट या पुराना लॉस के बारे में। बी स्टेप गुडविल के ऊपर बताया आप लोगों को। गुडविल
पे 4 मेथड है। तीसरा स्टेप एडजस्टमेंट ऑन एसेट एंड लायबिलिटीज, एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज करते हो, टेक ओवर करते हो, सेल करते हो, पे करते हो। चौथा स्टेप पार्टनर के ऊपर कि पार्टनर लोगों ने पैसा लाए हैं, रिटायरिंग पार्टनर को देना है या लोन में ट्रांसफर करना है। और लास्ट में एंट्री होती है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। सिर्फ एक एंट्री जो एंडिंग में हमको पास करना है वो है ये लोन वाली। नेट प्रॉफिट नेट लॉस के बाद में ये एंट्री आएगी, बीच में उसको नहीं पास कर सकते। नेट प्रॉफिट नेट लॉस के बाद में ही हम लोग वो लोन में ट्रांसफर करेंगे। ये सारी एंट्रीज पूरे चैप्टर के बारे में आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। रिवाइज करें, इसको याद करके रखें, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन के साथ में जर्नल एंट्रीज का सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती है, कहाँ पास करना है, कैसे। ठीक है, तो जितने भी स्टेप्स है वो सब क्लियर करके रखें।